हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 की लेटेस्ट सीरीज को, और जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में नकदी फसल के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ खाद्यान्न फसलों के बारे में भी पढ़ा। तो आज हमें शुरू करना है उस नकदी फसल के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है आपकी गन्ना, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कपास के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और रबी फसल, खरीफ फसल, जो खाद्यान्न फसलें उनकी भी हमने पूरी तरीके से चर्चा कर ली थी। जो कि ये आपके एग्जाम्स कौन से हैं जो कि आरओ के लिए आपके लिए बेनिफिट है, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज ये रहेगी। और इसी का एक मास्टर बूस्टर जो है कि प्लान आपके लिए लेके आने वाला हूं मैं जल्दी ही, जो कि होगा शॉर्ट नोट्स रिवीजन। जो किसके होंगे? घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स होंगे। पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर क्लास की अपडेट, पीडीएफ अपडेट, टेस्ट सीरीज की अपडेट, करंट अफेयर्स अपडेट, हर प्रकार की वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप ग्लैंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे आपसे मेरी सीधे बात हो पाती है, डिस्कशन हो पाता है, मेरा और आपके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है वो सब चीजें हो पाती हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग घटना चक्र 2023 के इस लेटेस्ट एडिशन की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक मैसेज करना है और जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो व्हाट्सएप नंबर कहां पे होगा? तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्ने के बारे में हम आज जानेंगे कि गन्ना क्या है, कैसे ये नकदी फसल के रूप में है और यूपी की स्थिति इसमें क्या है। तो देखिए, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी, जैसे कि हल्का गर्म मौसम के साथ आर्द्र दशाओं के अंतर्गत भी उत्तरी भारत में उगाया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः वो उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है और ये ग्रैमीनी कुल का पौधा है। गन्ना की फसल के लिए सामान्यतः 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बताया जा रहा है कि गन्ने की जो खेती हो रही है उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। कितनी आती है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है 21.80 लाख हेक्टेयर। तो आप देखेंगे कि गन्ने की खेती जो सबसे अधिक की जा रही है वो कहाँ पे हो रही है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे अधिक चीनी कहाँ बन रही थी? वो बन रही थी महाराष्ट्र में। लेकिन अभी का इस बार का लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है, 2023 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, जिसमें ये न्यूज आ गई है कि अब गन्ने के साथ साथ चीनी का भी उत्पादन सबसे अधिक यूपी में हो रहा है। तो याद रखना। और सेकंड नंबर पे गन्ने की खेती में किसका स्थान आता है? महाराष्ट्र का आता है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? गन्ने का है। मीन्स कि भारत में जितने भी प्रकार की कृषि खेती होती है उसमें सबसे अधिक सिंचाई का पानी किसको यूज होता है? गन्ने में जाता है। अब यहाँ पर तीन अग्रणी राज्य देखेंगे आप गन्ने के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक होता है। अच्छा, एक और चीज है कि गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम को, जिसे हम धारणीय गन्ना उपक्रमण या सतत गन्ना पहल, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव पद्धति कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती में सुधार के लिए 2009 में किया गया था। तो इस पद्धति को सुधार करना था किसमें? गन्ने में। और इसे शुरू कब किया गया? 2009 में। लेकिन इसको जो शुरू किया गया वो इक्रीसेट और WWF इनकी संयुक्त पहल पर इसको शुरू किया गया। और कृषि की प्रारंभिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत ही कम हो गई और इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग किया गया। ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है कि जिस फसल की जड़ में जाके आपको बूंद बूंद करके वहां पे सिंचाई करनी है, और इससे क्या होगा? पानी की बचत हो सकेगी। और पारंपरिक जो पद्धति है कृषि की, उसकी तुलना में अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश रहेगी। अब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन यहीं पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप देखोगे भारत में गन्ने के प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एक और संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, वहां पे प्रजनन वर्ड नहीं रहेगा, वहां रहेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, और वो आपके यूपी में लखनऊ में है। और एक और केंद्र होता है भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र, वो आपके कानपुर में होता है। तो चीनी और गन्ना दोनों को कानपुर और लखनऊ में है, लेकिन प्रजनन अगर बात की जाएगी गन्ने की तो वो आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में। इसके बाद ही 1 अप्रैल 1969 को ICAR का एक भाग बना दिया गया इसे, गन्ना प्रजनन संस्थान को। गन्ने की अर्धसाली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी बुवाई जुलाई अगस्त में होती है और यह पकने के लिए कम से कम 16-18 महीने का समय लेता है। लेकिन इस फसल का बहुत लाभ नहीं मिलता,
क्योंकि इसमें लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय लग जाता है, इसलिए ये केवल महाराष्ट्र में ही फसल होती है। और कहाँ पर? जहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे वर्षा कम हो पाती है। बात करते हैं भारत में। जो भारत है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्यों है? आप देखोगे जितनी जनसंख्या है हमारे यहाँ, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है। उस 140 करोड़ जनसंख्या के द्वारा रोज सुबह चाय पी जाती है और एक बार शाम में चाय पी जाती है। अगर कोई जॉब प्रोफाइल में, कॉर्पोरेट जॉब में, एमएनसीज में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो वहां पे वो क्या होता है, एक दिन में 3-3 बार चाय पीते हैं। कई ऐसे फैमिलीज है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज है, 10-12 लोग फैमिली मेंबर है, तो वहां पे चीनी का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है चाय की वजह से। और भी आपकी खाद्य सामग्री हो गई, खीर हो गई, कुछ मीठी चीजें हो गई, जिसकी वजह से चीनी की खपत ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे चीन है। 1903 में भारत की पहली चीनी मिल खोली गई थी, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर में स्थापित की गई। हालांकि इसको फिर बंद कर दिया गया, लेकिन अभी 3 साल पहले ही योगी सरकार के द्वारा प्रतापपुर चीनी मिल को पुनः शुरू कर दिया गया है, पुनः चालू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो भारत का शक्कर का प्याला यानी कि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, किंतु बाद में दक्षिण भारत की जो अनुकूल जलवायु होने लगी और काली मृदा का क्षेत्र होने के कारण इसमें नमी का संरक्षण होने लगा, जिससे ट्यूबवेल की सिंचाई का विकास भी हुआ। और इन सभी की वजह से यह उद्योग धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित होने लगा, क्योंकि दक्षिण भारत की जो मिट्टी है उसमें नमी होने लगी। नमी होने के साथ साथ पानी की आवश्यकता अच्छे से मिलने लगी, ट्यूबवेल से सिंचाई होने लगी, तो गन्ने की खेती अधिक होने लगी। और इसी वजह से दक्षिण भारत में गन्ने की हाई प्रोडक्टिविटी मिलने को मिली और गन्ने में शर्करा की मात्रा भी अधिक होने लगी, जिससे चीनी का उत्पादन बढ़ गया। हालांकि 2022 का आंकड़ा बताता है कि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है और उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। लेकिन मैं आपको 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, जिस आंकड़े के अनुसार चीनी का उत्पादन सबसे पहले अब कहां पे हो रहा है? यूपी में हो रहा है और दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। फिर देखते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद, तो आप देखेंगे कि सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कृषि आधारित का मतलब क्या है। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और कपास क्या होता है? खेती होती है, कृषि आधारित है। तो सबसे अधिक उद्योग आपको किसमें मिलता है रोजगार? कृषि आधारित सूती वस्त्र में। दूसरे नंबर पे गन्ने की खेती करनी होती है, जो कि सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, सेकेंड नंबर पे। कितने पे? सेकेंड नंबर पे। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में ब्राजील पहले पे है, यूरोपीय यूनियन तीसरे स्तर पे है। क्लियर हो गई ये बात? तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को और यहाँ से देखते हैं कि आईएएस के प्रीलिम्स 2021 में क्या पूछा गया। कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट वाली फसल है? तो उसे हम कह सकते हैं गन्ना। गन्ने को अगर आप कम जल का भी दोगे, ड्रिप वाटर सिंचाई करोगे, तो भी इसका काम हो जाएगा, यानी कि तब भी ये अच्छे से परफॉर्म करेगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया कि न्यूनतम जल दक्ष का मतलब होता है लीस्ट वाटर एफिशिएंट का, कि गन्ना उगाने के लिए हमें सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। अगर आपको जल नहीं मिल पा रहा है तो सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो गन्ने की फसल खराब हो जाएगी। और इसीलिए एक अलसाडी नाम की फसल है गन्ने की, जो वर्षा विहीन क्षेत्रों में स्पेशली बोई जाती है। और कहाँ बोई जाती है? तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में बोई जाती है। फिर देखते हैं भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो सबसे अधिक भूमि, लगभग 21 लाख हेक्टेयर की भूमि उत्तर प्रदेश में यूज होती है और ये पहले नंबर पर है। फिर देखते हैं भारत की निम्न फसलों के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र किसका सबसे अधिक होता है? तो गन्ने का। इट मीन्स कि जितनी भी फसल की खेती होती है और उसकी जो सिंचाई होती है, तो उसमें सबसे अधिक पानी आपको गन्ने को देना होता है। फिर यहां देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो भाई सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य, तो सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। लेकिन अगर मैं चीनी की बात भी करूं, तो हालांकि पिछले साल के आंकड़े तक चीनी में महाराष्ट्र पहले था, लेकिन अब यूपी ही पहले नंबर पे आ गया है और दूसरे पे महाराष्ट्र आ गया है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश।
कहाँ पे होता है? बिहार में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया है। अब 2013 में गन्ना उत्पादक राज्य, तो अब 2013 का प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमने पहले ही बता दिया कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का सीरीज सबसे टॉप पर है। तो जो चीजें हमने बता दी उसको जबरदस्ती पुराने ईयर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 2003 का है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल आप कह सकते हो कि सीरा एक बाई प्रोडक्ट होता है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और इसके प्रयोग से एथेनॉल को निर्मित किया जाता है। एथेनॉल का प्लांट इसके लिए बनाया जा रहा है। चीनी कारखाने में, चीनी मिलों में से निकाली गई खोई, जो गन्ने के छिलके होते हैं, वो भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यह भी बात सही है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन हो सकता है, ये बात गलत है कि केवल गन्ने से ही। हम चुकंदर से भी चीनी का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। गन्ने के साथ साथ और भी फसल हैं, जैसे शकरकंद होती है, हम इससे भी चीनी का निर्माण कर सकते हैं। तो 2-3 फसलें जिससे हम चीनी का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा ही सही है, क्योंकि आप देखोगे चुकंदर के साथ भी और गन्ने के साथ भी इस चीनी का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन का एक व्यवहारिक उपागम है जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है। इसका क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। बिल्कुल सही बात है कि बीज की लागत कम हो जाती है। इसमें च्यवन या ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, यह भी सही है। इसमें रासायनिक और कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। ये स्टेटमेंट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा बहुत तो उर्वरक का प्रयोग होता ही होता है, इसलिए तीसरा गलत है। और कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज्यादा गुंजाइश है, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी बी ऑप्शन होगा 1, 2, 4 में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत था। क्यों था गलत, ये भी बता दिया मैंने। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। कब घट जाती है? पौधा बढ़ने की अवधि में अगर अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जिस समय गन्ना पक रहा है, यानी जिस समय उस गन्ने में रस की मात्रा बढ़ रही है, और अगर उसमें पाला गिर जाएगा, अगर उस समय पाला पड़ेगा, तो गन्ना सूख जाएगा, या यूं कहें कि गन्ने की मिठास खत्म हो जाएगी, और इसलिए सर्दियों में ये सबसे हार्मफुल होता है। तो बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य। तो पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, और फिर आएगा कर्नाटक। हालांकि जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय उत्तर ये होना चाहिए था, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो आज यही है। दो 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन, तो ये पुराने रिकॉर्ड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां देखते हैं स्टेटमेंट वाइज कि चीनी उद्योग से समय निम्न कथनों में से कौन सा सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। तो क्या भारत पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे? तो हमने कहा दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील है, चीन का मतलब चीनी का उत्पादन करने में। लेकिन दूसरे नंबर पे जो भारत है, क्या उसका योगदान 15% से अधिक है? दूसरा पढ़ते स्टेटमेंट कि भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तो हम कहेंगे बिल्कुल दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और पहला क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यह भी सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि ब्राजील पहले नंबर पे आता है। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो शक्कर नगर, ध्यान दीजिएगा, ये एक जगह का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्रश्नकाल के दौरान शक्कर नगर जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित था, लेकिन वर्तमान में यह अब तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो शक्कर नगर जहाँ पे चीनी बहुत अधिक होती है, तो ये नाम ही वहाँ का है। और शक्कर का प्याला या चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहते हैं? तो अभी बताया, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी देवरिया के प्रतापपुर जिले में 1903 में। हालांकि ये बीच में बंद हो गई थी, लेकिन अभी 2017-18 से इस चीनी मिल को दोबारा शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे दे रहा है किन कारकों से उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग शिफ्ट हो रहा है। गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, बिल्कुल सही बात है कि 1 एकड़ में हमें उत्पादन अधिक मिल रहा है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम होना, यह भी सही है। और सस्ता श्रम, वहां पे लेबर भी सस्ता मिल रहा है। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए
कूट को, चौथे कूट को शामिल नहीं किया गया है, जबकि सस्ता श्रम भी वहां पे उपलब्धता हो रही है। गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो ध्यान देना, कोयम्बटूर में किया जाता है। लेकिन लखनऊ में क्या होता है? गन्ने में प्रजनन कार्य तो नहीं, लेकिन गन्ने का अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। गन्ने का अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। गन्ने के बीज उत्पादित किए जाते हैं, कहां पर किए जाएंगे? तो SBI कोयम्बटूर। इट मीन्स कि यहां पर ही ये उत्पादित किए जाते हैं, कोयम्बटूर में, गन्ना प्रजनन केंद्र में। फिर अगला प्रश्न है, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? लगभग 16 से 18 महीने का समय लेती है, क्योंकि इसमें पानी से सिंचाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पकती रहती है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, हम कह सकते हैं बिल्कुल। गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक है, यह भी सही है। इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हुए दक्षिण भारत की तरफ गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम। ये दोनों ही बातें सही हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन टोटल अमाउंट में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्रों में स्थापित है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ना होकर कॉपरेटिव सेक्टर में, तो ये बातें भी सही हैं। और देख रहे हैं आप, ये 2019 का लेटेस्ट प्रश्न है। अब यहां पर एक आखिरी प्रश्न है इस गन्ने की फसल का, वो क्या है कि CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसकी है ये महत्वपूर्ण प्रजाति? तो ये गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। अब हम देखेंगे तिलहनी फसलों के बारे में। अब इसके बारे में हम जानकारी शुरू करते हैं। तो अब हम तिलहन के बारे में पढ़ेंगे। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का एक मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें कौन सी हैं? जैसे तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, बिनौला, ये प्रमुख जो है कि यहाँ की तिलहनी फसलें हैं। पीत क्रांति के का जो संबंध है, यानी येलो रिवॉल्यूशन का, उसका संबंध आपका तिलहन के उत्पादन से ही है। और तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, मतलब कि जो तेल वगैरह जब पिराया जाता है, चक्की में आप जाओगे तो तेल की चक्की में जब तेल निकाला जाता है तो उधर से खल प्राप्त होती है। उस खल को गाय वगैरह या भैंस को दिया जाता है चारे के रूप में, वो उसे बहुत प्यार से खाती है, जिसका उपयोग हम लोग स्नेहक के रूप में, वार्निश के रूप में, औषधि के रूप में, सुगंधित पदार्थ के रूप में, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक और पशु आहार, इनके रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 कहती है कि वर्ष 2021-22 में कुल तिलहन का उत्पादन 37.7 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है, क्योंकि सामान्यतः तिलहनी फसलों को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है और साफ खिली हुई धूप का होना जरूरी है, और राजस्थान में ये सारी आदर्श दशाएं होती हैं। उसके बाद आपको MP दिखेगा और गुजरात का स्थान आता है। मूंगफली एक तिलहनी फसल है जो कि वनस्पतिक प्रोटीन का सबसे अच्छा है, इसीलिए हम लोग पीनट बटर की मांग करते हैं, क्योंकि पीनट मतलब होता है मूंगफली और बटर मतलब एक तरीके से प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए मूंगफली खाना सबसे अच्छी बात है। और मूंगफली एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक है और 50 से 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू भी कहा जाता है। पेगिंग की बात करेंगे तो ये जो पेगिंग है, ये मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पूछ लेता है कई बार कि पेगिंग फसल, जो पेगिंग पद्धति है वो किस फसल के लिए होती है? तो मूंगफली की फसल के लिए। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मोड़ दिया जाता है और भीतरी भीतर ये वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक, ध्यान दीजिएगा कि मूंगफली उत्पादक जो 3 अग्रणी राज्य हैं उसमें आपका गुजरात आएगा, राजस्थान आएगा और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आएगा। फिर सोयाबीन की बात कर लेते हैं। तो ये भी खाद्य तेल के रूप में और साथ ही साथ प्रोटीन के लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। इसके लिए भी आपको 15 से 25 डिग्री का तापमान और 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो देखेंगे आप कि मूंगफली हो गई, चाहे फिर सोयाबीन हो गया, जिसके लिए वर्षा बहुत कम होती है और पानी की आवश्यकता कम रहती है, साथ ही साथ धूप की भी अच्छी खासी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए राजस्थान यहाँ पे एक आदर्श दशा तैयार करती है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक हो रहा है। और साथ ही साथ वार्षिक वर्षा के साथ 6 से लेकर 6.5 pH मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी चाहिए होती है। तो सोयाबीन के लिए अम्लीय दोमट मिट्टी चाहिए होती है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पे जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। तो सोयाबीन कैसी फसल है? खरीफ की फसल है और इसमें 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ जाती है।
अगर हम बात करें खरीफ फसल के अंतर्गत सोयाबीन की जो खेती है वो सबसे अधिक एमपी में होती है। 5.06 मिलियन हेक्टेयर पर सोयाबीन की कृषि की जाती है और कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र में टोटल जो है कि 44.23% जो है कि होती है। यानी देश का कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का जितना भी होता है वो एमपी में अकेले 44% खेती होती है सोयाबीन की, जितनी भी सोयाबीन की पूरे भारत में होती है। और दूसरा नंबर आता है आपका महाराष्ट्र का। अब यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2022-23 कहती है कि सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, ये प्रोडक्शन के अंतर्गत है, न कि क्षेत्र के अंतर्गत। और सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है, क्योंकि सरसों का तेल भारत में सबसे अधिक प्रयोग होता है खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, जिसमें ये रबी की फसल है, क्योंकि इसकी जो खेती होती है वो गेहूं के साथ ही बो दी जाती है। छोटे छोटे इसके पीले फूल होते हैं जो खेतों में बहुत अच्छे लगते हैं और इसके लिए भी 15 से 25 डिग्री तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और इसकी जो कटाई होती है वो फरवरी मार्च में हो जाती है। उस समय ही सरसों जो है कि फिर खेतों से झाड़ के बाहर निकाल ली जाती है, जिससे ये मार्केट में आ जाती है। वहीं अगर हम देखेंगे तो राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक राज्य है और दूसरे स्थान पे आपको मिलता है एमपी और तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा हरियाणा। और अगर हम सरसों की प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो इसमें पूसा बोल्ड है, पूसा जय किसान और वरुणा, ये सभी इसकी प्रमुख फसलें हैं। और पीताम्बरी की बात करेंगे तो ये पीली सरसों की एक प्रजाति होती है। तो अब हम यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? तो देखिए मसूर जो है कि आपकी कौन सी फसल है, ये हम लोगों ने पढ़ी थी मसूर के बारे में कि ये रबी की फसल है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तिलहनी फसल, ये सूरजमुखी का तेल, जिसको हम लोग कहते हैं ना सूर्यमुखी, वो वाली चीजें हैं। और इसके बाद तोरिया हो गई, सरसों हो गई, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, बिनौला, ये सभी की सभी तिलहनी फसलें हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे पीत क्रांति। पीत क्रांति का मतलब होता है येलो रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? तो तिल उत्पादन से है। और जबकि मत्स्य क्रांति संबंधित क्या है? नीली क्रांति। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्या है? तो श्वेत क्रांति है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा पीली क्रांति संबंधित क्या है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए आरओ के मेंस में प्रश्न फिर से रिपीट किया गया है कि पीत क्रांति मतलब तिलहन उत्पादन से हो गया। फिर पीली क्रांति फिर रिपीट है प्रश्न यहाँ पे। तो रिपीटेड प्रश्न को बार बार पूरा पढ़ने से बेहतर है कि बस आप कीवर्ड्स को पहचानो। पीली क्रांति मतलब तिलहन उत्पादन। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो जो शुष्क भूमि होती है उसके लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है वो हो जाएगी आपकी मूंगफली की फसल। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, ये किस फसल से संबंधित है? तो ये मूंगफली में की जाने वाली एक प्रक्रिया है पेगिंग, ठीक है। तो ये मूंगफली से संबंधित हो गई। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य होता है आपका एमपी, जो कि पूरे भारत में जितना भी सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्रफल यूज किया था उसका लगभग 44% एरिया सोयाबीन का कवर किया था एमपी के द्वारा। तो एमपी में जो है कि सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये एमपी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट सोयाबीन उत्पादक राज्य? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? एमपी में। और लगभग कितना प्रतिशत है? 44% है। 1992-93 में, ये तो खैर पुराने प्रश्न है तो इसको हम छोड़ देते हैं, पुराने प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। और ये भी देखिए 2006 का प्रश्न है कि तिल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, हालांकि एमपी ही होगा इसका उत्तर। फिर यहां पूछ रहा है 2006 में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, हालांकि वर्तमान में भी गुजरात ही मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और मूंगफली के क्षेत्राधिकार या क्षेत्रगत अंतर, परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है तो पंजाब हो जाएगा। इस प्रश्न को समझना पड़ेगा हम लोगों को फिर से। यहां कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, इट मीन्स कि एक निश्चित भूभाग में सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है कि कहां पर हो सकता है। जैसे शीर्ष 3 राज्य हैं तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। और आगे हम बात करते हैं। अब यहां पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पे लिख रहा है, जैसे आप यहां पर देखेंगे कि निम्न में असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। अब आप बाहर कैसे करेंगे भाई? इसको देखिए कि ये सरसों हो गया, ये आपका अगर रबी की फसल हो गई, तो मूंगफली आपकी और तिल, ये दोनों तिलहनी फसल हो गई। तो इस तरीके से आप इसमें देखेंगे कि
मूंगफली पौधे की जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधे पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली, सरसों के तेल को खाद्य रूप में युक्त किया जा सकता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो इस आधार पे आप देखोगे सबका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, तो इसलिए इसका उत्तर सही नहीं हो पाया। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे सरसों, या दूसरी भाषा में कहें तो तिलहनी फसलें जो है कि सबसे अधिक यहाँ पर होती हैं। कौन सी फसल होती है? तिलहनी फसल। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से कौन से? तो यहाँ प्रश्न बोल रहा है आपसे कि भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन की फसल क्या है? कि तिल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। तो कौन कौन सी हैं? तो अब यहाँ पर कह रहा है कि उनके अवरोही क्रम में इनको लगाना है। अवरोही का मतलब होता है कि सबसे अधिक प्रोडक्शन किसका हो रहा है और सबसे कम प्रोडक्शन किसका हो रहा है। तो आपको पता है सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है हमारे भारत में सोयाबीन का, जो कि तिलहनी फसल प्रमुख रूप से होती है। दूसरे नंबर पे आती है मूंगफली और तीसरे नंबर पे सरसों और तिल। तिल सबसे लास्ट में आती है क्योंकि तिल की जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वही 6,000 रुपये क्विंटल है, और इतनी महंगी तिल जो है कि कोई यूज नहीं करता है। और सामान्यतः तिल के तेल में कोई पूड़ी उड़ी नहीं बनती है, बस उसकी दवाई वगैरह में यूज होता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन भी कम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वरुणा प्रजाति है। वरुणा प्रजाति कौन सी है दोस्तों? तो किसकी है ये सरसों की एक प्रजाति है, और सरसों एक तिलहनी फसल है। जबकि पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा इसकी प्रजातियां मानी जाती हैं। फिर यहाँ पे पूसा बोल्ड पूछ लिया गया, तो यह भी किसकी प्रजाति है? सरसों की ही प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी किसकी है? धान की या चना की, या फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि सरसों की या फिर गेहूं की। तो ये सरसों की एक प्रजाति है पीताम्बरी, जो कि पूरे के पूरे 110 से 115 दिन लेती है, जितने दिनों में ये तैयार हो पाती है। लगभग 3 से 4 महीने का समय लेती है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके लिए? मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। कौशल, कौशल जो है किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये मूंगफली की औसत प्रजाति है, मतलब उन्नत किस्म की होती है। हालांकि यहाँ पे कुछ प्रजातियां दी हुई हैं, अगर आप देखेंगे चना का पंत जी 114, गौरव, राधे, के4। और अगर हम कपास की बात करें तो देसी श्यामली, सुवेन, सुजाता। मूंगफली की बात करें तो चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। गेहूं की बात करें तो कुंदन, कल्याण सोना और सोनालिका, ये इसकी प्रमुख फसलें। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में देखोगे आप तो तिल में तेल की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब अगर आप मूंगफली को अगर आप निकालते हो, मान लो कि 100 किलो आप अगर मूंगफली लेके गए और आपने इसका तेल निकालने की कोशिश की, तो लगभग 48 लीटर आपको तेल मिल जाएगा। सोयाबीन लेके अगर आप जाते हो 100 किलोग्राम, तो इसमें भी आपको लगभग 40% जो है कि तेल मिलेगा। सूरजमुखी 100 किलोग्राम लेके जाओगे तो इसमें आपको मिलेगा 42% तेल, 42 लीटर। लेकिन अगर आप तिल लेके जाते हो 100 किलोग्राम चक्की पर, तो लगभग उसमें 52 लीटर जो है कि तेल निकलेगा। और सबसे अधिक तेल की मात्रा किस में निकलती है? तो तिल में निकलती है। कुसुम एक तिलहनी फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये पूछा जा रहा है इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्थेमस टिंक्टोरियस। कार्थेमस टिंक्टोरियस। और ये आरओ के मेंस 2016 में पूछा गया है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है कि कार्थेमस टिंक्टोरियस है। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है दलहन। अब दलहन की बात कर लेते हैं। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या के लिए जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है उसका यह सबसे प्रमुख साधन होता है दालें। क्योंकि हमारे यहाँ जो मिडिल परिवार है या जो गरीब परिवार है वो ना तो आपकी तरह मूंगफली खा सकते हैं बहुत अच्छी, ना कोई अच्छे महंगे फूड ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या आवाकाडो खा सकते हैं, कोई महंगे महंगे फ्रूट्स तो खा नहीं सकते हैं जिससे उनको प्रोटीन की प्राप्ति हो। तो सामान्यतः वो अपने जीवन शैली में दाल चावल जरूर खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। तो दाल हमारे लिए प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। यहाँ पर यह रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत आती है। ध्यान देना कि दलहनी जो फसल है वो तीनों सीजन में लगाई जाती है। ये अलग अलग पैटर्न पे होता है। जैसे भारत की कुछ प्रमुख दलहनी फसलें जैसे चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग, मटर, मसूर, अरहर। लेकिन भारत में सबसे अधिक जो भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है वो होती है आपकी अरहर की दाल, और दूसरे नंबर पे आती है आपकी मूंग की दाल। तो ये दो दालों का प्रयोग सबसे अधिक भारत में किया जाता है। और दलहनी फसल की एक खास विशेषता होती है कि ये हवा से नाइट्रोजन अर्थात नत्रजन संचित करने की इनकी क्षमता होती है। कोबाल्ट हो गया, राइजोबियम हो गया, इनके द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। मतलब कोबाल्ट और राइजोबियम के द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण आवश्यक होते हैं, और साथ ही साथ विटामिन B12 के संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। भारत में दालों का
अत्यधिक उपभोग होने के कारण इसका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद भी इन्हें आयात किया जाता है। मतलब भारत जो है कि सबसे अधिक जो है कि उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें आयात करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक है कि इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है, यानी उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। कुल दाल के उत्पादन में भारत का म्यांमार के बाद स्थान है। भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। अच्छा, ठीक है, पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे म्यांमार। अगर हम बात करें 2022-23 की समीक्षा के अनुसार कि सबसे अधिक प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा एमपी और दूसरा होगा फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। अगर हम देखें भारत में दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 40 से 80 डिग्री सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक क्षेत्रों में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अपवाह, जल का अधिक जमाव पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक माना जाता है। अरहर की उत्पत्ति की बात करेंगे तो भारतवर्ष में हुई है, यानी यहाँ का ये स्थानिक पौधा है और आर्थिक समीक्षा कहती है कि सर्वाधिक अरहर का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, फिर कर्नाटक में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो तीसरा आता है। तो मतलब भारत में अगर हम अरहर के उत्पादन की बात करते हैं तो यूपी का हमारा स्थान तीसरा होता है। यहाँ पर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं जो कि अरहर की प्रजाति हैं, जैसे मालवी चमत्कार, और अरहर की अन्य प्रजातियां भी जैसे अमर, आजाद, बहार, मालवी विकास, पारस। ये सभी की सभी किसकी हैं? अरहर की प्रजाति हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कहा गया कि चना का सर्वाधिक उत्पादन भी महाराष्ट्र में हो रहा है। जैसे अरहर का हुआ वैसे ही चना का भी हो रहा है। और फलीदार अथवा दलहनी फसलों में जो संतुलित उर्वरक अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? 0:1:1 या 1:2:2 या 1:2:3। ये आपका संतुलित एनपीके माना जाता है, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उड़द जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है और यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल मानी जाती है। तो ये खरीफ और रबी दोनों मौसम की है। अब यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपसे भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये खरीफ की खेती भी होती है और रबी में भी होती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है? तो ऐसी बात नहीं, केवल मूंग का आधा भाग नहीं होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहां रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो उड़द की फसल है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में इसकी खेती की जाती है, इसलिए ये खरीफ और रबी दोनों में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें 2016-17 के अनुसार मूंग का उत्पादन कुल दलहन का 14.7% है, आधा से अधिक नहीं है। ठीक, और पिछले 3 दशकों में खरीफ की फसलों के उत्पादन में मामूली सी वृद्धि हुई है, जबकि दलहन की फसल में, रबी की दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि रबी में घटा है और खरीफ की फसल ज्यादा हुई है। तो ये स्टेटमेंट गलत था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है? तो भारत ही है जो कि दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक भी है और मुख्य उपभोक्ता भी है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो इसका नंबर आता है म्यांमार का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद, अब यहां पर देखेंगे कि भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो वो होता है हमारी दालें। दालों का हम कितना भी अधिक प्रोडक्शन कर लें लेकिन हम उसे निर्यात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी भारत की ही जनसंख्या के लिए वो पूर्ति नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक भी होता है और इस वजह से हमें इसका आयात करना पड़ता है। तो सामान्यतः हम इसे निर्यात नहीं करते हैं। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, कह सकते हो, और दालों की मांग को वरीयता दी जाती है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन अब उल्टा चलेंगे। भारत में दालों की कमी नहीं है क्योंकि इतना अधिक प्रोडक्शन हो रहा है पूरी दुनिया में सबसे अधिक, तो कमी कहाँ है? लेकिन हाँ, प्रोटीन की कमी है क्योंकि केवल हम इसी पर निर्भर रह जाते हैं इसलिए। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा और आर वाला सही है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा, इसमें लिख भी रहा है यहाँ पे कि भारत में दालों की कमी है
परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। हाँ, इस सेंस में अगर आप देखोगे कि सप्लाई और डिमांड पूरी एक इक्विवेलेंट नहीं है कि डिमांड सबसे अधिक हो रही है और सप्लाई बदले में कम हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट फिर सही हो जाएंगे। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एमपी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि राजस्थान की हम बात करेंगे तो ये तिलहन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। फिर यहाँ देखते हैं फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, वो होती है दलहनी फसलें। और दलहनी फसलों में बहुत सारी फसलें आती हैं। फिर दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कोबाल्ट इनके लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? कोबाल्ट आवश्यक होता है दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए, क्योंकि कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है और प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अरहर की फसल का नीलम जो है कि कोई प्रजाति नहीं होती, जबकि मूंगफली का चंद्रा है, मसूर का पंत L406 और सरसों का वरुणा है। जबकि नीलम की बात करें तो ये अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि ये आम की प्रजाति है, क्योंकि नीलम आम और अल्फांसो आम का क्रॉस करके भी एक नई वैरायटी बनाई गई है आम की, जिसका नाम होता है रत्ना। और अगर नीलम आम के साथ अगर आप दशहरी आम का मिश्रण करते हो तो आपको आम्रपाली आम की प्रजाति देखने को मिलती है। क्लियर है? वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली फसल कौन सी है दलहनी? तो आप देखोगे चना भी करता है, मटर भी करता है, मूंग भी करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि राजमा करता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है, इसलिए आयोग के द्वारा सी आंसर माना गया। लेकिन अगर हम देखा जाए तो भाई यहाँ पे ये पूछ रहा है ना कि नाइट्रोजन कौन करता है, कम या ज्यादा तो नहीं पूछ रहा, तो इस हिसाब से तो राजमा भी सही होना चाहिए था। तो चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये फसलें तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत मात्रा में जरूर करती हैं। अब दलहनी फसलों के लिए संतुलित खाद का अनुपात क्या होना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए? तो या तो 0:1:1:1, 1:2:2 या फिर 1:2:3। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में ही ये चीजें देखने को मिल रही है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो अरहर हमारे भारतवर्ष की जो है कि प्राचीन कालीन फसल है, तो इसका जन्म स्थान भारत में ही है और कहीं नहीं है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। बाकी और भी प्रजातियां जैसे अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस, ये सब भी इसकी प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? अरहर की जो प्रजाति है वो बहार बिल्कुल सही है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, अभी हमने पढ़ा अरहर की है। मटर की पत्ती विहीन, यानी कि मटर के पौधे में तो वैसे भी पत्तियां बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी एक अपर्णा प्रजाति है जो कि बिल्कुल पत्ती विहीन जाती है, जिसमें पत्तियां होती ही नहीं है। 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इतना पुराना डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सरसों की एक फसल हमने पढ़ी थी वरुणा सही है, मटर की एक फसल देखी थी सपना, लेकिन अलसी जो है कि ये सूर्य की फसल नहीं, मतलब सूर्या प्रजाति इसकी नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। और भी कोई ऑप्शन है? जी, चौथा भी है। मूंगफली के बारे में पूछ रहा है, तो मूंगफली का तो कौशल है, बिल्कुल सही है, और आरओ के एग्जाम 2017 में ये पूछा भी गया है। अब हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में, तो रेशम को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम जितना जल्दी से जल्दी ये टॉपिक कवर कर लेंगे उसी के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी इसमें शुरू कर पाएंगे। और लगातार आप लोगों को अब बायोलॉजी की भी क्लास शुरू कर दी गई है, जो कि अगली 6 से 7 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी या वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी भी एक सीरीज को हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं, केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यानी संसद के द्वारा स्थापित है, तो ये वैधानिक भी कह सकते हो आप इसको, या फिर सांविधिक निकाय भी कह सकते हो, या इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी भी कह सकते हो आप इसको, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। भारत में शहतूत, टसर, एरी, मूंगा चारों ही प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली या कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। किससे बनता है ये? प्रोटीन से। तो रेशम किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। और ये रेशम कीट
कुछ विशेष खाद्य पौधों पर ही मिलते हैं और उन्हीं पर ये पाले जाते हैं और वहीं पर ये एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो चार चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले तो वो एक अंडा देगा, फिर एक इल्ली यानी कि कैटरपिलर होगा, फिर एक प्यूपा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है प्यूपा, जहां से रेशम प्राप्त किया जाता है, और बाद में होता है मोथ यानी कि सलब। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है। कोषों के चरण पे अवरोध डाला जाता है जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है। क्योंकि आप देखोगे रेशम इतना आसान नहीं होता है कि आप उसे हाथ से तोड़ पाओ। रेशम को हाथ से तोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की जो वार्षिक रिपोर्ट आई 2020-21, उसमें कहा गया कि कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है रेशम उत्पादक में। हालांकि कर्नाटक में जो रेशम होता है वो सहतूती यानी मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, जहां पर कुल सहतूती रेशम का या सहतूत रेशम का लगभग 47% उत्पादन किया जाता है पूरे भारत का। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 33% उत्पादन करता है। तो पहले नंबर पे जो स्थान है कर्नाटक का वो इसलिए क्योंकि टोटल रेशम का 33% उत्पादन करता है ये, और दूसरा जो स्थान है वो इसलिए भी है कि सहतूत यानी मलबरी रेशम का सबसे अधिक प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। अगर कुल रेशम उत्पादन में आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो दूसरे स्थान पे है, जो कि पूरे देश का लगभग 24.93% जो है कि वो करता है उत्पादन। और मूंगा रेशम असम राज्य यानी बोडोलैंड सहित सर्वाधिक पैदा किया जाता है। मूंगा रेशम कहाँ होता है? असम राज्य में सबसे अधिक होता है। यह राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन में 82% लगभग हिस्सा देता है। और अगर मैं पूछूं आपसे सहतूत रेशम में सबसे अधिक हिस्सा किसका है, तो कर्नाटक का है। ईरी रेशम का भी उत्पादन असम यानी बोडोलैंड सहित सबसे अधिक होता है। ईरी रेशम भी लगभग असम में 75% होता है पूरे देश का। अब यहाँ पे टसर रेशम को देख लेते हैं। तो टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर या ओक टसर के रूप में भी विभाजित किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है और ओक टसर का सबसे अधिक उत्पादन मणिपुर में होता है। जबकि अगर संपूर्ण टसर रेशर की बात करें, टसर रेशम की, जिसमें आपका ओक टसर और ट्रॉपिकल टसर दोनों को शामिल कर लें, तो झारखंड का उत्पादन सबसे अधिक होगा। क्लियर है यहाँ बात है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू सीरीज पर। तो यहां पर हम देखते हैं कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है। तो सर्वाधिक रेशम दोस्तों कौन पैदा करता है? कर्नाटक करता है। तो कर्नाटक लगभग पूरे भारत के रेशम उत्पादन का कितना, लगभग 33% करता है। और कर्नाटक किस रेशम की वैरायटी में सबसे अधिक होता है? तो सहतूत रेशम में सबसे अधिक है, या सहतूत भी कह दीजिए या मलबरी। कितना लगभग करता है? 45% लगभग करता है। तो दोनों अलग अलग बातें पता होना चाहिए। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कहां से? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक करता है आपका 33% और 24% के आसपास आंध्र प्रदेश करता है। और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा आपका 37 और 20 57, यानी कि 57-58% यहीं से प्राप्त होता है। सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। अब इसमें देखते हैं ईरी रेशम, क्या ये असम में सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये असम में नहीं होता है। असम में बल्कि आपको देखने को मिलेगा, अभी हम बताएंगे आगे। मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों सही सुमेलित, तो ये सही है मूंगा रेशम, क्योंकि अरुणाचल में तो होता ही नहीं है, तभी तो कंफ्यूज हो रहा था। सहतूत रेशम झारखंड नहीं बल्कि कर्नाटक में होता है। टसर रेशम कर्नाटक नहीं बल्कि ये आपके असम वाले क्षेत्र में भी आता है और झारखंड वाले क्षेत्र में भी आता है। तो ये बाकी सब मिलान सही नहीं थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सहतूत यानी मलबरी रेशम कर्नाटक में होता है, टसर रेशम झारखंड में होता है, ईरी रेशम असम में होता है और मूंगा रेशम असम में होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखिए कच्चे रेशम का टोटल प्रोडक्शन 33% करता है कर्नाटक, सही बात है। आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम का नहीं करता बल्कि कर्नाटक करता है सहतूत रेशम का सबसे अधिक। झारखंड टसर रेशम का करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और टसर रेशम में भी ट्रॉपिकल टसर रेशम का ज्यादा करता है, तो तीसरा सही है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो गया 1 और 3। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, और वो भी कहां पे? पूरे विश्व में केवल असम में पाई जाती है। और इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो 91% तक होती है। क्लियर है इतनी बात? 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो वो कौन हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो है कि सबसे बड़ा रेशम का उत्पादन करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत यानी कि उत्पादित करता है? तो वो होगा आपका कर्नाटक। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, बागानी फसलें, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, केवल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहाँ पे इंक्वायरी करके पीडीएफ ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।